नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन लोग चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। इस साइड आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, इसका पीडीएफ आप मालूम है आपको कहाँ से डाउनलोड करना है ना, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज क्यू इज, है ना। ये बातें जानते हो आप लोग, है ना। इसका डेरिवेशन भी अक्सर पूछ लेता है। ये क्यू चार्ज है, यदि यहाँ से आर डिस्टेंस किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से, तो फॉर्मूला होता है आपका के क्यू बाय आर होता है। के का वैल्यू पुट कर दोगे तो के का वैल्यू आप लोग जानते हो, है ना। के बराबर जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो के का वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁹। यदि के का ऐसे ही फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन पूछ लिया तो के का वैल्यू आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये रख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे रखोगे तो हो जाएगा आपका ये वाला। यहाँ पे वैल्यू नहीं पूछा, आपका एक्सप्रेशन पूछा, तो ये वाला रख दूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस आर हो गया। तो ऐसा ऑप्शन किसमें देखने को मिल रहा है आपको? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। हाँ ठीक है, तो वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, तो V बराबर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो W बाई क्यू। ये कौन सा ऑप्शन है आपका? क्वेश्चन बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका बी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकुलम एंड -10 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर इन ए एयर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। पोटेंशियल एनर्जी पता करना है आपको, है ना। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगाने हैं बस आपको, और कुछ भी नहीं है। तो अपन लोग फॉर्मूला जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, के इक्वल यू इक्वल टू Q1 Q2 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे r बराबर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसे मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। सभी यूनिट को अपन लोग SI सिस्टम में रखते हैं, तो इसी सेंटीमीटर में, तो SI का यूनिट लेंथ में क्या होता है? मीटर होता है, इसीलिए 100 से डिवाइड करके ये 0.4 मीटर बना लिया इसको। ठीक है, के का वैल्यू क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए 9 इंटू 10 की पावर 9 रखेंगे। Q1 का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है 10 माइक्रोकुलम, तो 10 माइक्रोकुलम, और ये Q2 का वैल्यू -10 माइक्रोकुलम दिया, -10 माइक्रोकुलम हो गया। नीचे में ये R है, R का वैल्यू 0.4 हो जाएगा। ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये माइनस है, माइनस को पहले यहाँ पे ले लेता हूँ, और 10 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। इस माइक्रो का भी मतलब हो जाएगा 10 की पावर -6। ठीक है, और ये गुना में है एक पहले से 10, तो टोटल नीचे कितना हो गया? 0.4। बच्चा बच्चा जानता है यदि पावर बेस हम लोग का सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन पे रहने पे तो पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये 10 की पावर +9, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 6 है, यहाँ पे माइनस का 6, यहाँ पे अगेन प्लस का 1 है। ठीक है, और नीचे कितना आ गया? 0.4। इस पॉइंट को उड़ाऊंगा तो ऊपर एक 10 आएगा, ये वाला 10 पे पावर कितना? 1 है, तो डायरेक्टली 1 यहाँ पे जोड़ दिया इसको उड़ा के। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ये 1 हो गया। अब सारे पावर को ऐड कर लो, यहाँ पे देख लो, तो ये 1 2 3 और ये 9, कितना हो गया? 13, 3 नहीं 12 हो गया। 12 में ये 6 6 12 पूरे कट गए, सारे पावर ही खत्म हो गए, तो कितना बच गया? 9/4। ठीक है, माइनस में ये बच रहा है, और इसको डिवाइड कर लोगे अपने से, या कर देता हूँ, 4 दूना 8 हो गया, ये 2.25 जूल इतना एनर्जी हो गया। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा देखने को मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डायपोल इज। तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है आप लोग जानते हैं ना। तो किस पॉइंट पे पूछ रहा है? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे ना इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता है, तो जीरो होता है ना, डायरेक्टली आप लगा सकते हो। केवल एक्सियल पॉइंट पे होता है, और एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है? KP/R3, है ना, इतना याद रखिएगा आप। R3 नहीं, R² होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जीरो। इक्वेटोरियल पॉइंट पे जीरो होता है, ये आप जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू। अभी तुरंत बताया आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके फॉर्मेट में रहता है, ऐसे अभी जान लो, है ना, पूरे अच्छे से बता देता हूँ। KP cos थीटा अपॉन R² होता है, डायपोल की वजह से आपका ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है।
अब थीटा क्या चीज है उसको समझा देता हूँ। मान लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है किसी डायपोल की वजह से। इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, इस पॉइंट पे रहेंगे तो इसे बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, इधर भी रहेंगे तो एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। लेकिन ये थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। थीटा क्या चीज है? थीटा है आपका ये जो पोजीशन ले रहे हो ना, ये पोजीशन और ये डायपोल का दोनों के बीच का एंगल है। तो डायपोल का डायरेक्शन कहाँ से होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। डायपोल तो हर बार इधर रहेगा, ठीक है। लेकिन ये पोजीशन क्या है इस समय? ये भी यहीं पे है, तो दोनों कोइंसाइड हो गए, तो थीटा बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन जैसे ही यहां से पोजीशन को उठा के यहां ले आएंगे तो ऐसे बन जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे देख सकते हो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 रखोगे तो cos थीटा 90 इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। ये पूरा 0 तो सबको मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, इसीलिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला आपने पढ़ के रखा होगा। एक्सियल पॉइंट पे देखो थीटा बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। 0 यहाँ पे रखोगे तो cos 0 डिग्री 1 होता है, तो kp बाय आर स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट पे ही अपन लोगों का क्या होता है? पोटेंशियल होता है, बाकी जगह 0 होता है। अच्छा यहाँ पे रखोगे तो -180 डिग्री आ जाएगा। देखो ना, आप क्या करोगे? पोजीशन को यहां से उठा के ऐसे ले आए तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का। तो कोण cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। तो -1 यहाँ पे आ जाएगा आपका -kp बाय आर स्क्वायर। लेकिन हर जगह तो अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल बराबर kp अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू आप लोग जानते हैं, पी यहाँ पे डायपोल का स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो देख लो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। माइनस वाला क्या बताता है? इस वाला एक्सियल पॉइंट पे, नेगेटिव वाले में। और पॉजिटिव कौन बताता है? ये डायपोल के डायरेक्शन वाले एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन आर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और अब सही हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज। ये तो थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन अपन लोगों ने किया था कि कोई पॉइंट चार्ज है, यहां से यदि आर डिस्टेंस पर इसका पोटेंशियल क्या होगा? तो अपन लोग जानते हैं के क्यू बाय आर होता है। तो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका आ गया? देख लो 1 बाय आर का आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज इंक्रीज्ड, दो चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस को इंक्रीज किया जा रहा है, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज क्या होगा? बहुत आसान है, कंक्लूजन निकालना है बेसिकली। तो अपन लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। देखो R क्या है? नीचे है, तो पोटेंशियल एनर्जी R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R के डिस्टेंस को बढ़ाओगे, मान लेते हैं Q1 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे, दोनों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो भाई ये वाला फैक्टर बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो ओवरऑल ये क्या होगा? घटेगा, है ना। या ऐसे भी समझ लो U इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R का, तो भाई इसको बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है ये घटेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज होना चालू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये कैपेसिटेंस से क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है ये भी। सम ऑफ चार्ज ऑफ कलेक्टिंग प्लेट एंड द कंडेंसिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज इक्वल टू, क्या होने वाला है? ठीक है, सीधा सीधा सा कंसेप्ट है। अपन लोग जानते हैं कोई कैपेसिटर जो है कितना चार्ज स्टोर करके रखता है दोनों प्लेटों में। मान लेते हैं ये प्लेट है मेरा, ये दूसरा का प्लेट है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो निगेटिव प्लेट निगेटिव चार्ज को स्टोर करता है, पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज को स्टोर करता है। कमाल की बात ये हो गया कि जितना पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है उतना ही निगेटिव चार्ज इधर भी स्टोर होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कितना हो गया? 10 कूलम हो गया पॉजिटिव में, तो निगेटिव प्लेट में चार्ज स्टोर होगा माइनस का 10 कूलम, ठीक है। तो ओवरऑल पूरा सिस्टम इस पे देखा जाए तो नेट चार्ज कितना है? जब नेट की बात करते हैं तो सारे चार्ज को जोड़ूंगा, तो पॉजिटिव में कितना है? 10 है, और निगेटिव में कितना है? -10 है। तो ओवरऑल कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो कैपेसिटर में नेट चार्ज कितना होता है? एलवेज कभी भी याद क्वेश्चन आ जाए तो नेट चार्ज कितना मानोगे? 0 मानोगे, ठीक है। और एक चीज याद करके लिख लेना है, कैपेसिटर का चार्ज किसको मानते हैं? पॉजिटिव प्लेट के। यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल में क्या लेके रखा है? +10, +20 भी हो सकता है, माइक्रोकूलम भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो 0 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैपेसिटर each of capacity C are connected in parallel, the equivalent capacity
विल बी। तो अपन लोग जानते हैं, है ना, जानते हो कि पैरेलल में जब अपन लोग जोड़ते हैं कैपेसिटर को तो डायरेक्ट जुड़ जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि सीरीज में जोड़ते हैं तो इन्वर्स करके जुड़ता है, ठीक है। ये कौन सा हो गया पैरेलल वाला, ये कौन सा हो गया सीरीज वाला, तो C2 प्लस इस तरह करके, ठीक है। तो देख लो डायरेक्ट जोड़ना है तो दो को दिया हुआ है और पैरेलल में है तो दोनों का कैपेसिटी कितना है C दिया हुआ है, तो C प्लस C इक्वल टू क्या हो जाएगा 2C। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट इज 1 जूल, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इक्वल टू। कहता है कि एक कैपेसिटर का जो चार्ज स्टोर कराया गया जिस बैटरी से, उस बैटरी का वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट है, और तब जो उस पर एनर्जी स्टोर होता है वो 1 जूल हो जाता है। तो कैपेसिटेंस बताना है बैटरी कैपेसिटर का, ठीक है। तो बेसिकली अपन लोग जानते हैं कोई भी कैपेसिटर हो, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, तो वो कितना एनर्जी स्टोर करके रखता है, हाफ सी भी स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर करके कितना रखता है कैपेसिटर, हाफ सी भी स्क्वायर। अभी के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एनर्जी कितना स्टोर करके रखा है इसने 1 जूल, तो 1 जूल यहाँ पे रख देंगे ना, तो 1 जूल बोले तो 1 रख देंगे, ये हाफ हो गया, ये सी हो गया, भी का वैल्यू दिया हुआ है 100, तो ये 100 का स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, 2 को ऊपर भेज देंगे, तो ये 2 ऊपर चला गया और ये नीचे डिवाइड होके ये 100 आ गया स्क्वायर, ये हो गया सी आपका आंसर। तो देख लो ये कितना हो जाएगा 2 गुना, अच्छा इसको 100 को सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख लो 10 की पावर 2 की पावर 2, ठीक है। ये सी का वैल्यू चलता आ रहा है, तो 2 ऊपर में है 1 बटा ये 10 की पावर 4 हो जाएगा इक्वल टू सी, ये नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10 की पावर -4। और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फ्राड होता है, तो यहाँ पे अपन लोग लिख देंगे फ्रॉड। चलो हो गया। कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे सही हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर। पहले फिगर बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। ये है आपका, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ये भी कितना है 6 माइक्रोफराड, ये भी 6, ये भी 6 माइक्रोफराड है। तो ये दोनों कैसे है सीरीज में जब रहता है तो उल्टे होके जुड़ते हैं कैपेसिटेंस का, तो इन दोनों की वजह से जो कैपेसिटेंस आएगा इक्विवेलेंट, तो उसे मान लेते हैं सी इक्विवेलेंट, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा इन दोनों की वजह से। तो देखो जोड़ो आप, 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम काटेंगे 6 आएगा, तो यहाँ 1 प्लस 1 आ जाएगा, ये किसके बराबर है 1/C इक्विवेलेंट के बराबर, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू ये 2/C हो गया। पलट देंगे, दोनों को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 ऊपर 2 नीचे, ये छम छम कट गया, 3 माइक्रोफराड आ गया, ठीक है। ये 3 माइक्रोफराड, ये कितना आ गया 3 माइक्रोफराड, और ये वाला दोनों कैसे हैं पैरेलल में जब रहता है तो डायरेक्ट जुड़ जाता है कैपेसिटेंस, तो नेट हम लोग का कितना आ जाएगा, नेट इक्विवेलेंट इक्वल टू ये 3 माइक्रोफराड प्लस में ये 6 माइक्रोफराड, तो जोड़ देंगे, ये माइक्रोफराड लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, मैं मान के चल रहा हूँ, ये आप समझ रहे हैं, ये 6 3 9 हो गया, 9 माइक्रोफराड आ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है ऐसा आपका 9 माइक्रोफराड, बी फॉर बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफराड कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। ये क्वेश्चंस आपके नहीं आ सकते क्योंकि आपको केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पढ़ना है, और ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर का। बता देता हूं, क्या पता आ जाए तो आप डायरेक्टली इसका आंसर याद रख सकते हो, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें जो कैपेसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है ε0 A/d, ठीक है। और जो स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल का जो कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है पैरेलल वाले में, आप देख लो, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया का, और सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी का। डी क्या चीज है, इन दोनों के प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला डी है, ये समझ में आ गया आपको। तो उसी प्रकार यदि स्फेरिकल हो, गोल वाला स्फेरिकल कैपेसिटर हो, ऐसे गोल गोल वाला, तो वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई, इसी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सुन लो ध्यान से कि मेरे पास 64 गो क्या है, छोटका छोटका गोला है, उस छोटके छोटके गोले को मिलाकर अपन लोग बड़का वाला स्फेयर बनाना चाहते हैं, ठीक है। जब छोटे छोटे को मिलाएंगे तो जितना वॉल्यूम छोटका वाला का
होगा, सभी को जोड़ने पर मुझे उतना ही तो वॉल्यूम मिलेगा जितना टोटल अपन ने बनाया है बड़का वाला वॉल्यूम को। तो यहाँ पे अपन लोग पता करेंगे कि वॉल्यूम दोनों में किस तरह इक्वल करके रेडियस में किस तरह वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मान लेते हैं बड़का वाला वॉल्यूम बड़ा वाला स्फीयर का है और छोटका वाला वॉल्यूम छोटा वाला स्फीयर का है, भी बोले तो इस तरह से, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे इसीलिए इसको 64 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक गो स्फीयर छोटका वाला का वॉल्यूम भी तो 64 गो का 64 गुना भी हो जाएगा, और ये बड़ा वाला स्फीयर का वॉल्यूम, तो दोनों स्फीयर ही है तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका वॉल्यूम स्फीयर का अपन लोग जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ये बड़ा वाला वॉल्यूम है इसीलिए बड़ा वाला रेडियस कैपिटल आर पर रख लिया। ये 64 गुना छोटा वाला स्फीयर का भी फॉर्मूला वही लगेगा 4/3 पाई आर, छोटका वाला स्फीयर है रेडियस छोटा वाला मान लिया, ये आर क्यूब हो गया। जो कट रही है देखो सारे कट गए, ये 64 नहीं कटेगा, ये 4 कट गया, नीचे से 3 कट गया, पाई कट गया। ठीक है, ये हो गया आर क्यूब। इस 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब इंटू आर का क्यूब। ठीक है, ये आर क्यूब हो गया, ये क्यूब यहाँ भी क्यूब, पावर में यदि सेम हो मल्टीप्लाई बेस हो तो पावर डायरेक्टली बाहर आ जाता है, तो 4 इंटू आर हो गया यहाँ पे। तो ये क्यूब कट गया, जब ऑड पावर रहता है वो कटने पे प्लस माइनस साइन नहीं आता है, ऐसे आपने मैथ में भी क्वेश्चन सॉल्व करा होगा। 4r हो गया। तो रेडियस में आप देख सकते हो छोटका वाला जो स्फीयर था उसका रेडियस यदि r है तो बड़ा वाला स्फीयर का जो रेडियस होगा उसका कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना बड़ा रेडियस मिलेगा। और अपन लोग जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस का होता है। ठीक है, तो छोटका वाला रेडियस यदि बढ़कर कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, तो कैपेसिटेंस भी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस भी मेरा बढ़कर कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो छोटका वाला रेडियस का जो स्फीयर है उसका कितना कैपेसिटेंस दिया हुआ है, इसको C1 बोल लेते हैं, तो C आप डायरेक्ट बराबर लिखेंगे। ठीक है, बराबर 4 इंटू इसका वैल्यू दिया होगा छोटका वाला ड्रॉप का 5 माइक्रोफराड दिया हुआ। ठीक है, C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 माइक्रोफराड हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। तो इसका डायरेक्ट आप रिजल्ट को याद रखना। ठीक है, इतनी तामझाम इतनी सारी चीजें याद रख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज क्वेश्चन पूछेगा इस फेयर से तो यही क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे, तो रिजल्ट वाइज याद रखिएगा। द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी पता करना, एक बार फिगर बना लेता हूँ फटाफट से फिर समझाता हूँ, तब तक आप ट्राई करो खुद से। फ्रैड 3 2 4 2 3 4, ठीक है सही है। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में रहता है तो डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो डायरेक्ट जुड़ेगा तो 3 2 5 हो गया। ठीक है, 5 माइक्रोफराड ये वाला यहाँ पे बना देता हूँ या फिर ऐसे बना देता हूँ, और इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। ये दोनों जुड़ेंगे पैरेलल वाला तो इक्विवेलेंट मिलेगा जो 5 माइक्रोफराड का होगा, और फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो जब सीरीज में रहता है तो 1/c इक्विवेलेंट लगाते हैं फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस में 1/4। एलसीएम काटो, 5 चौका 20 हो गया, 5 चौका 20 यहाँ पे तो 4 हो गया, 4 पंचे 20 यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, तो ऊपर 9 आ रहा है नीचे 20 आ रहा है, तो पलट दो, पलट देंगे तो c इक्विवेलेंट मिलेगा, और ये 20 ऊपर चला गया 9 नीचे आ गया। इसको डिवाइड कर लोगे खुद से तो 9 दूना 18 हो गया, फिर 2 बच गया 20, फिर से 9 दूना 18, फिर 2 2 इस तरह चलता रहेगा, तो 2.22 माइक्रोफराड। कौन सा ऑप्शन है, ये तो डायरेक्टली यही दिया हुआ है 20/9 माइक्रोफराड, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इस तरह के क्वेश्चंस पक्के आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है, लिख के रख लो आप, 4 4 4 ये 2। तो इन दोनों को देख के क्या लगता है आपको, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा आपका, अभी डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं अपन लोग, आइडेंटिकल कैपेसिटर है और यदि सीरीज में जुड़ा हुआ है तो डायरेक्टली फॉर्मूला जानते हैं, C इक्वल टू C बाय कितना हो जाएगा, N हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, और यदि आपका क्या चीज है, पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा NC। ये कब लगाएंगे, जब आपका कैपेसिटी इक्वल हो, तो ये है सीरीज वाला का। ठीक है, ये किसका है, पैरेलल वाला का, याद हो गया। ये दोनों सीरीज में है तो देखो कैपेसिटी कितना, दोनों इक्वल है तो 4 बटा और कै गो है, 2 गो है, तो इन दोनों की वजह से इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, तो 4/2 बोले तो 2 माइक्रो
समझ में आ गया ना, 2 माइक्रो आ गया। अब ये जो 2 माइक्रो फैराड आएगा वो इसके साथ कैसा है, मान लेते हैं कि यहीं पे आ गया, ये सारी चीज हटा देता हूँ यहीं पे, यहीं से सर्किट खत्म हो रहा है मेरा, ऐसे समझ लो। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे 2 माइक्रो फैराड आ गया, ये भी 2 माइक्रो फैराड। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, पैरेलल में रहेगा तो अपन लोग जानते हैं एनसी हो जाएगा। तो इन दोनों की वजह से जो हम लोग का इक्विवेलेंट आएगा सी, एन बोले तो काय को कैपेसिटर हो गया, 2 को हो गया, 2 इंटू कैपेसिटी कितना है, 2 है, तो टोटल हो गया 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से जो ओवरऑल मेरा आ रहा है वो कितना आ गया, 4 माइक्रोफैराड। अब सर्किट मेरा ऊपर तो खत्म हो गया, अब यहां से ऐसे चल के आएगा, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे अगेन सीरीज में, सीरीज के लिए सभी 4 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कैपेसिटी कितना हो गया, 4 हो गया, और क्या को कैपेसिटर है गिन लो, 1 2 3, 3 गए तो 3 हो गया, सी इक्विवेलेंट बराबर, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4/3 माइक्रोफैराड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। तो 4/3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते तो जैक बोर्ड में आएंगे भी नहीं, फिर भी बता देता हूँ आपको, आ गया है तो। इफ ए बॉडी इज निगेटिवली चार्ज इट मीन्स स्लाइट इट्स मास स्लाइटली इंक्रीज। तो किसी बॉडी को यदि निगेटिव चार्ज करते हैं, इसका क्या मतलब हो गया, आप जानते हो, कोई बॉडी यदि पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरे बॉडी में गया होगा। यदि निगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन वहां आता है ना किसी बॉडी पे, तो क्या करता है, निगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, और इलेक्ट्रॉन पे मास भी होता है। तो भाई जैगो इलेक्ट्रॉन आएगा उतना को मास ज्यादा लेके आएगा वो। तो इस बॉडी का ओवरऑल चार्ज तो निगेटिव हो रहा है, और मास कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। निगेटिव चार्ज के केस में, पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा उतना को मास लेके जाएगा। तो भाई इस समय मास इंक्रीज होगा, और इस समय मास आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। समझ में आ गया, पॉजिटिव वाला में याद करवा दिए, निगेटिव वाला में भी याद करवा दिए। तो अगला स्टेटमेंट 1 यही बोल रहा है कि इफ द बॉडी इज निगेटिवली चार्ज इट मास स्लाइटली इंक्रीज। हाँ, इंक्रीज तो कर रहा है निगेटिव चार्ज के केस में, ये वाली बात सही है। टू चार्ज ए बॉडी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन। हाँ, अपन लोग अभी थोड़ा जाने, किसी बॉडी पे यदि अपन लोगों को चार्ज क्रिएट करना है तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये वाला भी बात सही है। तो स्टेटमेंट आप ऑप्शंस पढ़ते हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, हाँ ये भी सही है। किसी बॉडी में चार्ज होने पे मास का वेरिएशन क्या होता है, ये बात सही है। और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों हो गया, क्योंकि वो जो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होता है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका, सही हो गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द चार्ज ऑन एक्स इन द गिवन फिगर। दो फिगर आपका गिवन है, ये कैपेसिटर, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट इसको जोड़ दिया है 20 वोल्ट से, ये नेगेटिव प्लेट इसको जोड़ दिया है 10 वोल्ट से। अच्छा, नेगेटिव नहीं बोला है, ये इसको एक्स वाई बोला है, शायद वाई नाम दिया है ना, हाँ वाई, और इसका नाम दिया है एक्स। ठीक है, और कैपेसिटी दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। तो अपने को पता करना है कि इस वाले सिस्टम में चार्ज कितना स्टोर होगा इस वाले प्लेट में। तो अपन लोग जानते हैं फॉर्मूला, Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। C का मान देखो 2 दिया हुआ है, B का मान इस वाले प्लेट के लिए 10 वोल्ट है, तो 10 पुट कर देंगे, तो 10 दूना 20 वोल्ट हो गया आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन, अच्छा माइक्रो वोल्ट था ना, देखो यहाँ माइक्रो वोल्ट हो जाएगा। ठीक, माइक्रो वैल्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे माइक्रो। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा आपका, वोल्ट नहीं, सॉरी कूलम होगा, चार्ज का यूनिट है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो 20 माइक्रो कूलम कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो 10 नंबर ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को यहाँ पे स्किप कर सकते हो, मेरा काम है बताना, तो मैं बताऊंगा जरूर। यदि आ जाए तब क्या करोगे, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीज, ठीक है, विथ इंक्रीज इन चार्ज ऑन इट्स प्लेट। तो यदि चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटेंस मेरा इंक्रीज होगा या नहीं होगा। तो डायरेक्टली यही से आपको पता चल रहा है, सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू है, क्यू को बढ़ाओगे तो सी भी बढ़ेगा।
ये वाली बात तो सही है, और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टेटमेंट 2 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू का। ये तो आप कैपेसिटर्स का डिफिनेशन से ही जानते हो, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हो तब आपका आता है भी इक्वल टू या फिर सी, क्यू इक्वल टू सी भी, ठीक है। तो ये भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। इस टाइप का क्वेश्चन जैक बोर्ड में नहीं आता, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया आपका। नेक्स्ट, हाँ, यहां से क्वेश्चन आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभी तुरंत लिखा हुआ है, देख लो, ये सी के बराबर पूछ रहा है, तो सी का दो फॉर्मूला, एक तो यहां से आप देखोगे तो क्यू बाय भी मिलेगा आपको, कैपेसिटी यही हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? भी बाय क्यू, सॉरी क्यू बाय भी, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इक्वल टू, तो कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज को स्टोर करता है? हाफ सी भी स्क्वायर। ये दो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऐसे ही डायरेक्ट फॉर्मूले इजी पूछते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी जिसका वैल्यू है C1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी विल बी। तो अपन लोग जानते हैं जब पैरेलल में रहता है कैपेसिटर और इक्वल हो तो उसका डायरेक्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटी होता है NC, और C का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया है, तो NC1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए फॉर एयर, ये आपको याद करना पड़ेगा, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। एयर का डाइलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा आपका? के से रिप्रेजेंट करते हैं डाइलेक्ट्रिक को, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ये याद करके रखना आपको। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर इज, ये नहीं आएगा आपके सिलेबस में, नहीं है ना, इसीलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिलेबस में आपका, केवल इस बार का सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 16 आइडेंटिकल ड्रॉप ऑफ ईच कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, व्हाट विल बी, ये तो डायरेक्ट प्रीवियस वाला क्वेश्चन आ गया, तो आंसर याद करने बोला था तो 20 माइक्रोफैराड आया था, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। वेन डी ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन विच ऑफ प्रोड्यूस, अच्छा, वेन डी ग्राफ जनरेटर आपको नहीं पढ़ना इस बार के सिलेबस में, तो इसको भी स्किप कर दो आप। 3 कैपेसिटर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कैपेसिटर ऑफ ईच कैपेसिटी 6 माइक्रोफैराड आर अवेलेबल, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस विल बी। तो मिनिमम कब आपको ओपन होगा? तो जो है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मिनिमम वैल्यू दे रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटी का, ठीक है। तो देखो सीरीज वाला का अपन लोग जानते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना होता है? C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/N होता है, और जब पैरेलल में रहता है तो C इक्विवेलेंट कितना रहता है? NC रहता है। तो आप ही देख के बताओ, एक में n डिवाइड हो रहा है, एक में n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कौन सा वैल्यू बड़ा आएगा, कौन सा वैल्यू छोटा आएगा? बच्चा बोलेगा भाई मल्टीप्लाई वाला ज्यादा बड़ा आएगा, तो ये वाला वैल्यू क्या आएगा? मैक्सिमम। बड़ा बोले तो मैक्सिमम और छोटा बोले तो मिनिमम। तो मिनिमम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सीरीज में ऐड करना पड़ेगा। तो सीरीज का फॉर्मूला देख लो यहाँ पे, तो कै गो कैपेसिटर है? 3 गो कैपेसिटर है, और सभी का कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, तो यहाँ से अपन लोग जाएंगे तो ये हो गया 6/3, तो 2 माइक्रोफैराड, और इसमें क्या हो जाएगा? 3 × 6, तो ये हो गया 18 माइक्रोफैराड। तो मिनिमम से मैक्सिमम बोला है तो 2,18 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर 2 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड, ऐसे भी लिख सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा आपका? ऑप्शन नंबर सी, तो सी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज, अभी सबसे पहला क्वेश्चन में मैं बताया था आपको कि किसी भी कैपेसिटर का नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी चलेंगे अपन लोग और भी अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल, तो पोटेंशियल वहां पे क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है स्फेयर के अंदर? वो आपका 0 रहता है, सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग,
तो कौन सा रिलेशन आपका रॉन्ग है? तो आपके सारे एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो एक फॉर्मूला तो आप हर बार याद करके रखें जिसको अप्लाई करते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 4 ये तो आपका सही है, ये चला गया। अब कैसे याद करके रखे होंगे आप या नहीं याद करके रखे होंगे तो आप इसको बना सकते हो। कैसे बनाएंगे वो देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो एक फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं, हाफ सी बी स्क्वायर होता है, ठीक है। और b का वैल्यू अपन लोग जानते हैं, क्या चीज, c इक्वल टू या फिर q इक्वल टू सी बी, ये फॉर्मूला जानते हो ना आप। तो b का वैल्यू यहाँ पे रख दो तो आपको दिखाई देगा q बाय सी इक्वल टू v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, हाफ सी, v का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो q बाय सी का स्क्वायर हो जाएगा, हाफ सी, ये q का स्क्वायर और ये c का स्क्वायर, एगो एगो सी कट गया ना, तो क्यू स्क्वायर बाय 2c। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 ये भी करेक्ट है। और एक वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर लोग, यहाँ से c का वैल्यू भी रख सकते हो, जैसे v का वैल्यू आप रख दिए, यहाँ पे c का भी वैल्यू रख सकते हैं। तो c का वैल्यू निकालोगे इस एक्सप्रेशन से तो q बाय v दिखेगा आपको, यहाँ पे रखो आप, यहाँ पे रखोगे तो हाफ c का वैल्यू क्या रखेंगे, q बाय v, और ये क्या हो गया v का स्क्वायर, एगो भी कट गया ना, तो ऊपर में क्या बचेगा, क्यू भी बाय 2 बच गया, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों आपका एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर का फॉर्मूला है। तो ऐसा आपको ए, बी और 4 में दिखाई दे रहा है, और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका रॉन्ग है, ठीक है। 3 सी बोले तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए मूविंग टू, मतलब 200 नैनोकूलम 200 नैनोकूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स 5 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। जा इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल दिया, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जब जाते हैं या फिर एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो नेट वर्क डन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल ही चेंज नहीं कर रहा है, इसीलिए वर्क आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अच्छा देखना चाहते हो तो फॉर्मूला से भी देख सकते हो, V बराबर कितना होता है, W बाई क्यू होता है। आपको वर्क निकालना है तो V बराबर Q इक्वल टू W हो जाएगा। यहाँ पे V क्या है आपका, चेंज है। मान लेते हैं आपने ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ले लेते हैं, सपोज करो ये पोटेंशियल सरफेस, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। यहाँ पे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का सेम होना। यहाँ पे भी पोटेंशियल V बराबर 5 वोल्ट मिलेगा तो यहाँ पे भी पोटेंशियल V बराबर 5 वोल्ट मिलेगा। तो अब चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ लेके जा रहे हो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो देख लो पोटेंशियल में कितना डिफरेंस आ गया, तो 5 माइनस 5 0 डिफरेंस, ये डेल्टा V होता है एक्चुअल में, तो 0 इंटू क्यू बराबर W, तो टोटल क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक है, वर्क डन 0 मिलेगा। इसे डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, प्रॉपर्टी के तौर पे आपने याद भी रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट हैज यूनिट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, डीवी बाई डी एक्स, इसको अपन लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। आपने याद किया होगा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है। तो ये आपका क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका यूनिट देख लो आप, ये डीवी बोले तो वोल्ट है, वोल्टेज ही तो है ना, पोटेंशियल है, तो ये V हो जाएगा, और x क्या, ये तो पोजीशन है, तो मीटर हो जाएगा, ये लेंथ है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया, तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा यूनिट। कौन सा ऑप्शन ऐसा है आपका, वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू, ये तो सेम रिपीट हो गया क्वेश्चंस, अपन लोग जानते हैं क्या होता है, डायपोल की वजह से पोटेंशियल V बराबर KP बाय R स्क्वायर, तो V यहाँ से डायरेक्टली दिख गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर का होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तो बच्चा जानता है, वोल्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी पे आपने याद करके रखा होगा कि वो जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑफ लाइन हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज इट्स यूनिट जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम कौन किसका यूनिट होता है, तो जूल ये कूलम है। जूल किसके लिए किसका यूनिट होता है, डब्लू वर्क का, और कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का। तो डब्लू बाई क्यू किसको बोलते हैं, भी को बोलते हैं, और भी मेरा क्या है, पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में पोटेंशियल दिया हुआ है, 2 में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। हाँ भाई, दोनों ऑप्शन सही है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है जिसमें बोथ आर द करेक्ट, ए एंड 2, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है आपका, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन ही रॉन्ग हो, आप छोड़ देना, ठीक है। इसका आंसर दोनों सही है, ए भी और बी भी, बोले तो 1 और 2। देखो जैसे कि मान लेते हैं ये 10 मीटर कोई डिस्टेंस है डी, ठीक है, 10 मीटर हो गया, और दूसरा डिस्टेंस है D2 वो 20 मीटर है। तो बताओ दोनों के डिस्टेंस में डिफरेंस कितना है, तो आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस डेल्टा डी बराबर, तो 10 मीटर हो जाएगा, घटाओगे ना। तो देखो यार आपने डिस्टेंस में डिफरेंस निकाला, तब भी इसका यूनिट क्या है, मीटर है। वैसे ही यदि कहीं पे पोटेंशियल भी दिया हुआ है आपका, और वो कितना है, 10 वोल्ट दिया हुआ है, ये V1 V2 कहीं पे 20 वोल्ट दिया हुआ है, तो पोटेंशियल में डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा भी। तो 20 10 में 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 वोल्ट बचेगा, तब भी इसका यूनिट वोल्ट है। तो डिफरेंस लेने पे यूनिट थोड़े चेंज होता है, इसीलिए दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। हाँ भाई, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। कैसे, आओ दिखाता हूं। मान लो ये क्या चीज है, आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कैसा निकलता है, बाहर की ओर आता है, रेडियली बाहर निकलता है, चारों साइड ऐसे बाहर निकलेगा आपका, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जानते हो। यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट ले लिए, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, तो अपन लोग जानते हैं KQ/R होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अलोंग जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आगे की ओर है, तो मैं आगे जाऊंगा तो भाई इधर ही तो बढ़ूंगा, इधर जैसे जैसे बढ़ूंगा तो वैसे वैसे मेरा डिस्टेंस क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ये भी है ना, ये यदि इंक्रीज होगा तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो पोटेंशियल मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसे भी सोच सकते हो या ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ पे पोटेंशियल जो दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर का दिख रहा है, तो उल्टे रिलेशन है, तो आर बढ़ेंगे, अलोंग जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो बी घटेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 2 ऑप्शन सही हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्फेयर ऑफ सिल्वर, 2 सिल्वर का स्फेयर है ऑफ सेम रेडियाई, 1 सॉलिड एंड अनदर हेलो आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल। दोनों के बीच का कैसा है, पोटेंशियल सेम है, विच वन हैज ग्रेटर चार्ज, या पोटेंशियल है दोनों में सेम दिया हुआ है, तो चार्ज कैसे निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे KQ/R, ये हेलो स्फेयर के लिए हो गया पोटेंशियल, और ये दूसरा जो सॉलिड स्फेयर है उसके लिए भी यही फॉर्मूला लगाते हो आप, KQ/R। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मान लेते हैं ये Q1 है, Q2 है, ये किसका, हेलो के लिए, ये है सॉलिड के लिए। तो भाई दोनों का रेडियस सेम है, तो ये कट जाएगा, के का वैल्यू तो भाई सेम आता है, कट जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिख रहा है Q1 इक्वल टू Q2, तो इक्वल चार्ज मिलेगा, ऐसे भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस द इक्विपोटेंट सरफेस। याद करने का तरीका बताता हूँ, सुनो। जब आपका बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके है, एक्स एक्सिस में है, तो 3 एक्सिस का नाम जानते हो आप, तो बच गया वो कौन सा एक्सिस हो गया, YZ। तो इस YZ में आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। मान लेते हैं क्वेश्चन वाला Y दे देता, तब कौन सा बच गया आपका, XZ बच गया, तो इस XZ में आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता। मान लिया क्वेश्चन वाला Z देता, तो कौन सा बच गया आपका, YX बच गया या XY बच गया, तो इस वाले प्लेन पे आपका क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लो, तो आपका क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड
एक्स एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है, तो कौन सा बच गया आपका, वाई जेड बच गया, तो इस प्लेन पे आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो वाई जेड वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द थिन मेटालिक शीट इज इंजेक्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर इक्वल टू, थिन प्लेट बोल लो या फिर डाइलेक्ट्रिक बोल लो, तो उसका कैपेसिटी कितना इंक्रीज होता है, के टाइम्स, ये आप जानते हैं, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो, दो गो है अपने पास, तो ये हो गया पहलका वाला, जब इसका कैपेसिटी कितना था, सी था। अब दोनों के प्लेट के बीच में कोई भी एक मेटल शीट ले लो या फिर डाइलेक्ट्रिक ले लो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जिसका मेटालिक शीट का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है, के है। तो यहाँ पे जो ये ओल्ड बोल लेता हूँ, तो यहाँ पे जो सी न्यू आएगा ना, के टाइम्स ऑफ ओल्ड वाला का आएगा, सी ओल्ड, ठीक है, के टाइम्स बढ़ जाता है। तो यदि इसका कैपेसिटेंस कितना है, फॉर्मूला आप जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो न्यू वाला में कितना हो, के टाइम्स बदल जाएगा ना, तो सी न्यू इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाएगा। तो देखो आप के टाइम्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, के गुना इंक्रीज, के का वैल्यू यदि क्वेश्चन वाला देगा तो खट खट पुट करके निकाल देंगे, तो फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, इंक्रीजेज, तो ए नंबर सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर, कंडेंसर को ही आप लोग कैपेसिटर बोलते हैं, इज हाफ इट्स कैपेसिटी, तो डिस्टेंस को कितना बोल रहा है, आधा कर दिए। ये डी क्या चीज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो जो कैपेसिटी मिलेगा वो नया वाला कितना मिलेगा, तो मान लेते हैं सी ओल्ड वाला इतना है, तो सी न्यू बराबर कितना आ जाएगा, डिस्टेंस को आधा कर दो, तो सी ए डी बाय टू, टू उड़ता हुआ ऊपर आएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू टू, तो दो गुना बढ़ जाएगा, ये ओल्ड वाला है, तो सी न्यू बराबर कितना हो गया, दो गुना सी ओल्ड, दो गुना बढ़ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, इंक्रीज 2 टाइम्स, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटी 6 माइक्रोफराड इन एयर and 60 microfarad when the dielectric medium is introduced, what is the dielectric constant of a medium, तो इस के का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, जब इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम को नहीं इंसर्ट किया गया था उस समय कितना था आपका, 6 था, और जब इसको इंसर्ट कर दिया, रख दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे, तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 60 हो गया। तो बताना है डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू कितना होगा, तो पहले वाला वैल्यू देख लो, पहले कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू 6 माइक्रोफराड दिया हुआ है, तो सी बराबर कितना हो गया, 6 माइक्रोफराड, तो यहाँ पे रख लो आप 6 माइक्रोफराड, और ये कितना है, न्यू वाला, जब अपन लोग मीडियम को इंसर्ट कर दिए तो ये दिया हुआ है 60 माइक्रोफराड, ठीक है, ये के हो जाएगा, और इसका वैल्यू देखो 6 दिया हुआ है, ये 6 हो गया, तो 6 कट जाएंगे ना, और माइक्रोफराड भी यहाँ पे है, तो माइक्रोफराड भी कट जाएगा, तो 10 हो गया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो गया, 10। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, ठीक है। वेंटिग्राफ जनरेटर, ये तो अपने को पढ़ना ही नहीं, सिलेबस में नहीं है, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटी सी एंड पोटेंशियल डिफरेंस बी हाफ सी वी स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन है, 2। व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन ए टू ए बैटरी द करंट फ्लो इन द सर्किट फॉर सम टाइम देन डिक्रीज, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं होता फुल चार्ज तब तक तो करंट क्या जाता रहेगा, जैसे ही कैपेसिटर अपने मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटी की ओर पहुंचना चालू करेगा वैसे वैसे करंट वो कम लेना चालू करेगा, जब फुल चार्ज हो गया तो काहे का करंट लेगा, कैपेसिटर का काम कौन सी है भाई, बैटरी से चार्ज खींचो, अपने अंदर एनर्जी स्टोर करो, जब वो सारा एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेगा तो चार्ज थोड़े ना खींचेगा, तो क्या हो जाएगा, करंट को खींचना कम कर देगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। व्हाट इज कैपेसिटेंस, स्केलर क्वांटिटी है, तो बच्चा जानता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फराड होता है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो इंक्रीज हो जाएगा, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ यूनिट हैज यूनिट फ्राड,
तो वो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बनाना है जिसका यूनिट कितना है, फैराड है। तो अपन लोग जानते हैं क्या चीज होता है वो, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या फिर इलेक्ट्रिक कैपेसिटर बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये आपका चैप्टर नंबर 1 का है, उसमें भी बताया था आपको। अभी याद कर लेना, एक वर्ड नंबर याद कर लेना, क्या चीज, 1342 याद रखोगे। ये 1342 दो तरीके से याद करने का तरीका है इसका, पहले 1 2 फिर 3 4, समझ में आया, 1 2 3 4। तो डायमेंशन में क्या क्या होता है, एम होता है, एल होता है, टी होता है, और आपने अभी करंट पढ़ा है हाल फिलहाल इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, तो इतने सारे लोग आएंगे और सभी में माइनस पावर आएगा। तो हल्का 1 इसके लिए, -3 इसके लिए, -4 इसके लिए, -2 इसके लिए, याद हो गया ना। अभी +4 है, हाँ अच्छा ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे +4 होगा आपका, सभी जगह माइनस, बट जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो प्लस लेके रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल, इनफाइनाइट होता है, चैप्टर नंबर 1 में भी बताया था, आपको याद कर लेना है। और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मटेरियल का कितना से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ए कैपेसिटर, 0 होता है, ये तो 2-3 बार रिपीट हो गया। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, हाँ ये इसके बारे में बता रहा था आपको। एक तो यही याद रखोगे, इसके लिए एप्सिलॉन नॉट के लिए पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और डायमेंशनल, 2 को डायमेंशनल तो पक्का पूछेगा, 2 को नहीं तो 1 को तो 100% श्योर पूछेगा ही पूछेगा पूरे फिजिक्स में से। तो इस वो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है उन सभी क्वेश्चनों में से। इसके लिए क्या रखोगे, बिल्कुल इसी तरह मिलता जुलता है, बट 3 की जगह क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखोगे -1 L टू दी पावर -2 और ये T टू दी पावर 4 ही रहेगा और A टू दी पावर -2 रहेगा, ठीक है। ये किसका है, C का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये किसका है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला है। दोनों ही डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखोगे आप। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पिको फ्राड आर देयर इन ए फ्राड, तो पिको का वैल्यू पुट करना है। जैसे माइक्रो का वैल्यू आप लोग जानते हो ना, माइक्रो का वैल्यू 10 की पावर -6 होता है, नैनो का वैल्यू 10 की पावर -9 होता है, उसी तरह पिको का वैल्यू होता है 10 की पावर -2, ओ सॉरी -12, ठीक है। तो -12 फ्राड के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कैपेसिटर और बेसिक यूज ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का 2 मेजर यूज है, वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करके रखता है और एनर्जी को भी स्टोर करके रखता है। तो स्टोर एनर्जी, हाँ बिल्कुल ये सही है, स्टोर चार्ज ये भी सही है, स्टोर एनर्जी एंड चार्ज, तो तीसरा नंबर जो दोनों काम कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका ज्यादा सही है क्योंकि दोनों को बता रहा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई, तो ये आप अगला चैप्टर में पढ़ोगे जब आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाया जाएगा वहां पे, तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या क्या, डायमैग्नेटिज्म क्या होता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बताने के लिए अपन लोग छोटे छोटे टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं, उसमें से एक गो यहाँ पे आ गया है ससेप्टिबिलिटी। तो बता देता हूँ इसका आंसर क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और आपका काई, वो जो ये खतरनाक वाला एक्स लिखा हुआ है ना उसको काई बोलते हैं, 1 प्लस ये रिलेशन होता है, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी। तो याद रखना आप, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, सही हो गया। और इस तरह से अपन लोगों का चैप्टर भी समाप्त हो गया, BVI जितने क्वेश्चंस थे। जो क्वेश्चन बच जाते हैं, मॉडल क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, तो अगला वाला वीडियो में अपन लोग 20 या जितना भी क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, मॉडल क्वेश्चंस पेपर के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं जैक बोर्ड की ओर से, उसको आप लोग जरूर श्योर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मॉडल क्वेश्चंस के लिए आपको अगले वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। सो टिल देन गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू गाइस।